नमस्कार, मैं हूं रविकांत। स्वागत है आप सबका। पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी कांग्रेस के बारे में, जो आज़ादी के पहले की कांग्रेस थी और वो भी 1905 से लेकर 1919 तक या 20 तक की कांग्रेस। हमने बताया था कि उस दौरान कांग्रेस पहले 1907 में नरम दल और गरम दल की विचारधारा में जो टकराव था उस वजह से कांग्रेस का विभाजन हो गया। लेकिन फिर कालांतर में दोनों कांग्रेस एक हो गई, चूँकि कांग्रेस के नेताओं को लगा कि बिना एकता के हम इतना बड़ा संघर्ष नहीं कर सकते अंग्रेज़ों से। चूँकि अंग्रेज़ सत्ता में थे, पावरफुल थे, उनके पास ताकत थी, सत्ता की ताकत। लिहाजा ये उचित भी था कि नरम दल और गरम दल दोनों दल के नेता आपस में मिल बैठ करके और फिर एक हो जाएं। और जब उद्देश्य एक ही है कि देश को आज़ाद कराना है अंग्रेज़ों से, तो उसके लिए ये आवश्यक भी था कि दोनों दल एक हो जाएं। लेकिन एक बात गौर करने की है, अभी इस दौर में गांधी जी का आगमन तो हुआ। गांधी जी जनवरी 1915 में आए और शुरू के 2-3 साल तक वो घूमते रहे, पूरे देश को समझने की कोशिश करते रहे। लेकिन वो अलग विषय है, हम इसको बताएंगे। अभी एक बात जान लीजिए, आप इसे ध्यान से सुनिएगा। आज़ादी की जो पहली नींव पड़ती है ना, वो इसी दौर में पड़ी और क्रांतिकारियों ने डाली। अब देखिए, मूल विचारधारा जो तो क्या थी, एक तरफ अरविंदो घोष और दूसरी तरफ लोकमान्य तिलक, ये दोनों गरम दल के नेता थे। लेकिन दोनों की विचारधारा में भी अंतर था। तिलक चाहते थे कि हमें स्वराज मिले, पहले स्वराज मिले, शासन हमारे हाथ में आ जाए, फिर हम व्यवस्था कर लेंगे कि अंग्रेज़ों को कैसे निकालना है। हम शासन में धीरे धीरे भागीदार बनेंगे, भागीदार होने के बाद धीरे धीरे जनता के बीच हमारा विश्वास बढ़ेगा, हम जनता के लिए काम करेंगे और जनता को विश्वास में लेकर के अंग्रेज़ों को बाहर करेंगे। लेकिन अरविंदो घोष इसके ठीक विपरीत उनका विचारधारा था। वो चाहते थे कि नहीं, ऐसा नहीं, पहले अंग्रेज़ों को हम बाहर निकालेंगे, उसके बाद शासन क्या होगा, कैसे होगा, उसका विधिवत हम शासन को हम लोग अपने हाथ में ले लेंगे और अपनी विचारधारा के अनुसार और एक नई पद्धति के अनुसार हम शासन की स्थापना करेंगे। दोनों क्रांतिकारी थे, दोनों देश को आज़ाद कराने के लिए तत्पर थे, लेकिन दोनों की विचारधारा में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। और अंततः अरविंदो घोष को लग गया कि इस तरह की विचारधारा कांग्रेस के लोग पसंद नहीं करते, तो वो अपनी अलग राह पांडिचेरी की पकड़ लिए और वहाँ एक आश्रम की स्थापना की और गीता पर अनेक टीकाएँ लिखी और अनेक पुस्तकें लिखी उसके बारे में। लेकिन वहाँ भारतीय समाज को प्रेरणा देते रहे। अब ये बात जो है, जो 1905 से 1919 के बीच में अनेक तरह की जो परिवर्तन हुए, उसमें सबसे बड़ा परिवर्तन क्रांतिकारियों ने किया। हर एक, जैसे हर प्रांत में अलग अलग अनुशीलन समितियां बनी। एक मिदनापुर में अलग अनुशीलन समिति बनी 1902 में, उसमें ज्ञानेंद्र नाथ बसु उसको संचालित करते थे। उसी के समय ठीक एक अनुशीलन समिति जो बनी कलकत्ता में बनी, जिसमें जतीन्द्र नाथ बनर्जी और वारेंद्र कुमार घोष उसके सदस्य थे, उसको संचालित करते थे। और ठीक उसी समय विदेशों में भी अनेक तरह के संगठन बने। हमने इंडिया हाउस की चर्चा की थी पिछले एपिसोड में। इंडिया हाउस से कई भारतीय उदारवादी नेता जुड़े और उन्होंने वहाँ के जनमानस में प्रचार किया कि भारत के साथ कैसे दुर्व्यवहार हो रहा है इंग्लैंड ब्रिटिश शासन के द्वारा। तो
पहला विश्व युद्ध आरंभ होने से पहले हमारे क्रांतिकारियों ने, वो चाहे उदारवादी हो या गरम दल के नेता हो, सबने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया था कि अंग्रेज़ों को लग गया था कि इस देश में अब बहुत लंबे समय तक दाल नहीं गलने वाली है, और अगर ये क्रम कुछ दिन और चलता, कुछ दिन मतलब कुछ साल और चलता, तो ये निश्चित जानिए कि 47 से पहले भारत को आज़ादी मिल जाती। क्रांतिकारियों ने जो राह पकड़ी थी वो राह अद्भुत थी। उनका उत्साह देखिए, उनका आत्मविश्वास देखिए। एक ऐसे वक्त में जब अंग्रेजी शासन के द्वारा खुफियागिरी होती थी, हर एक क्रांतिकारी के पीछे पुलिस हाथ धोकर पड़ी थी, उसके बावजूद ये क्रांतिकारी जनता के बीच रह करके, समाज के बीच रह करके और अंग्रेज़ों के खिलाफ काम करते थे। ये इस आश्चर्य को आप इसे कम मत समझिएगा, जबकि उस समय संसाधन बहुत कम थे, सीमित संसाधन थे। वही एक दौर था जब पहली बार एक बड़ा संविधान अधिनियम आया, जिसे मिंटो मार्ले सुधार के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड मिंटो वायसराय थे यहाँ के, और मार्ले जो थे वो भारत सचिव थे। इन दोनों ने मिल करके एक ऐसी खुराफात रची जिसे आप सुनेंगे तो आश्चर्य करेंगे। समय समय पर आपको पता है कि मुस्लिम शासन काफ़ी लंबे समय तक रहा, तो एक विचारधारा की खाई थी हिंदुओं और मुस्लिमों में। लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन में ये दोनों करीब भी आए। स्वाधीनता आंदोलन के अनेक क्रांतिकारी थे जो मुस्लिम थे, और उन्होंने साथ मिल करके और अंग्रेज़ों के खिलाफ काम किए, अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन किए, जेल भी गए, उन्हें फांसी भी हुई। लेकिन ये अंग्रेज़ों ने इस बात को समझ लिया था कि समाज को हमें बांटना है ताकि उसकी एकता खत्म हो, उसके लिए क्या करना है। तो उसी के लिए मिंटो मार्ले सुधार आया, जिसमें पहली बार अंग्रेज़ों ने एक मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना की। इसमें मुस्लिमों का चुनाव मुस्लिमों के बीच से ही होगा, इस तरह की व्यवस्था की। और सिखों को भी ऐसी व्यवस्था देने की कोशिश की, लेकिन वो उसका काफ़ी विरोध हुआ। तो ये पहली बार एक अधिनियम के द्वारा भारतीय समाज को और गहरा करने की कोशिश की गई, उस खाई को और पाटने की कोशिश की गई, और चौड़ा करने की कोशिश की गई, पाटने की नहीं। और उसके कुछ उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य ये था कि हम कुछ छूट दे करके उदारवादियों को दिग्भ्रमित कर देंगे। हम ये बता सकते थे इस अधिनियम के द्वारा कि अरे हमने ये तो अधिनियम दिया है, वो भारतीय समाज के लिए, भारतीयों के लिए है। राष्ट्रवादी दल में फूट डालना था। राष्ट्रवादी दल में एक दल जिसे लाभ मिला वो कुछ शांत पड़ जाता, और दूसरा दल ठगा महसूस करता, इसलिए दोनों में भेद पैदा हो जाता। इससे राष्ट्रीय एकता भी नष्ट होती। राष्ट्रीय एकता भी नष्ट होती तो आंदोलन कमज़ोर हो जाता। उस आंदोलन के उफान को रोकना ये ज़रूरी था। अब सोचिए, इसमें जो भी उसमें प्रावधान थे, उन प्रावधानों के बाद इन दोनों में संवाद भी होता है, लॉर्ड मार्ले और मिंटो के बीच में। क्या संवाद होता है उसको सुनिए। लॉर्ड मार्ले ने मिंटो को पत्र लिखा और कहा कि 1909 के सुधारों में जो पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा हमने दी है, प्रावधान किया है, इन सुधारों के द्वारा हम कुछ भारतीयों के, या यूँ कहिए कि हम नाग के दांत बो रहे हैं इन सुधारों के द्वारा। कल्पना कीजिए, ये पहले से तैयार थे, ये प्रिपेयर्ड थे कि हमें क्या करना है। मार्ले ने ये लिखा कि हम नाग के दांत बो रहे हैं पृथक निर्वाचक मंडल स्थापित करके। फिर उसने कहा कि इन सुधारों से भारतीयों को कुछ ज़्यादा मिलने वाला नहीं है,
क्योंकि वो जानते थे कि ये लागू नहीं हो पाएगा। उदारवादी दल के नेता या जितने भी भारतीय नेता हैं वो इसे लागू नहीं होने देंगे। लेकिन इस प्रावधान के द्वारा एक समाज में खाई तो पैदा कर दी, और इसी दौर में मुस्लिम लीग की भी स्थापना हुई। तो एक पैरेलल धारा जो है उन्होंने उसके बीज बो दिए थे, और इस तरह से फिर बाद में यही एक दौर था 1905 से 1919 के बीच में, जब गांधी जी का आगमन होता है। और यही एक दौर था जब 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के नाम से एक और अधिनियम आया। हालांकि ये अधिनियम कभी लागू नहीं हो पाया, लेकिन इस अधिनियम के द्वारा जो प्रांत थे, जिन प्रांतों में अंग्रेज गवर्नर शासन किया करते थे, उन प्रांतों में उनको केंद्र से ज़्यादा अधिकार दे दिए गए। उनको एक तरह से स्वायत्त बनाने की कोशिश की गई, और इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। और उस स्वायत्तता ने अगर ये लागू हो जाता, हालांकि कभी लागू नहीं हुआ, 1919 का जो चेम्सफोर्ड सुधार लागू होना था, जो अधिनियम आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, वो कभी लागू नहीं हो पाया। अगर वो लागू हो जाता तो एक अलग स्वच्छंद तरीके का वातावरण बन जाता, और केंद्र में और राज्य सरकारों में कोई तालमेल नहीं रहता। स्वेच्छा से वो सरकारें अपने हिसाब से काम कर सकती थी। वो लागू नहीं हुआ, उसके कुछ राजनीतिक कारण थे, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन इन सुधारों के द्वारा अंग्रेज़ों ने अपने मंतव्य को स्पष्ट कर दिया था, क्योंकि वो जान गए थे बंगाल का जो विभाजन किया उन्होंने, और जो एनर्जी भारतीय समाज में पैदा हुई वो अप्रतिम एनर्जी थी। अंग्रेज उससे डर गए थे। उससे पहले जो 40-45 साल पहले जो 1857 का विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह ने भी अंग्रेज़ों को हिला दिया था, और फिर बंगाल विभाजन ने। इसीलिए वो चाहते थे कि ये जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की बात है, ये बंगाल तक ही सीमित रहे। उन्होंने उदारवादियों को उकसाया कि आप ऐसा करो कि ये आंदोलन बंगाल तक ही सीमित रह जाए, पूरे देश में न फैले। लेकिन उस आंदोलन ने काफ़ी एनर्जी पैदा की, और उस एनर्जी को पैदा करने के लिए भारतीय क्रांतिकारियों ने या गरम दल के नेताओं ने बहुत बड़े प्रयास किए। तिलक ने राष्ट्रीय एकता पैदा हो, राष्ट्रीय वातावरण में एक राष्ट्रीय समन्वय की बात हो, देश में एक नई ऊर्जा आए और एकता स्थापित हो, इसके लिए उन्होंने गणपति उत्सव और शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की। उसके माध्यम से पूजा पंडालों में हालांकि ये साल में एक बार होता था, लेकिन इसी बहाने हमारे समाज में एक नई जन जागृति आई, लोगों में एकता का भाव पैदा हुआ, लोग देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगे। तो जो गांधी जी के आगमन के बाद जो लोग गांधी जी के पीछे पीछे चलने लगे, उसकी पृष्ठभूमि एक तरह से तिलक नहीं रख दी थी गणपति उत्सव और शिवाजी महोत्सव के रूप में। तिलक ने 2 अखबार भी निकाले, मराठा और केसरी। मराठा जो इंग्लिश में था और केसरी जो मराठी में था, और इसके माध्यम से उन्होंने समाज को समझाया, समाज के दायित्व क्या होते हैं, लोगों के दायित्व क्या होते हैं, देश क्या होता है, और हमें किस तरह से छला जा रहा है, हमारे ऊपर अंग्रेज़ किस तरह से तुषारापात कर रहे हैं, हमारे संसाधनों की लूट कैसे कर रहे हैं, हमारे साथ छल कैसे कर रहे हैं, और किस तरह से हमारे समाज को प्रताड़ित कर रहे हैं, और एक तरह से अघोषित लूट चल रही है अंग्रेज़ों के अंदर। ऐसे ही सावरकर ने भी एक मित्र मेला नाम से एक पत्र निकाला और लोगों को बताने की कोशिश की। हालांकि वो फिर बाद में इंडिया हाउस, इंग्लैंड चले गए, वहाँ इंडिया हाउस के लिए काम किया। फिर बाद में नासिक षड्यंत्र में उनको सज़ा हुई और उन्हें काला पानी की सज़ा
भेज दिया गया अंडमान की जेलों में, सेलुलर जेल में, और लंबे समय तक वहाँ रहे। वो आप सब लोग जानते हैं किस प्रताड़ना के तहत वो जेल में वो समय गुजारे, काला पानी वाला। तो इस तरह से इस देश को की आज़ादी की पृष्ठभूमि जो थी, ये वही दौर है 1905 से लेकर के 1919 के बीच वाला, जब क्रांतिकारियों ने गजब का उत्साह दिखाया और एक तरह से जो क्रांति पैदा की समाज में, वो आज़ादी के मिलने तक बुझी नहीं कभी। आज के लिए इतना ही। आशा है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।